हेलो फ्रेंड्स, मैं हफीज़ आपका स्वागत करता हूं आज के नए लेक्चर में। आज का हमारा टॉपिक है सीआरपीसी के अंदर दिए गए मेंटेनेंस के प्रोविजन से रिलेटेड। चैप्टर 9 सीआरपीसी का डील करता है मेंटेनेंस में, और इसमें सेक्शन 125 से लेके 128 तक मेंटेनेंस के प्रोविजन है। मेंटेनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछे गए हैं। स्पेशली राजस्थान में प्रीलिम्स में तो लास्ट ईयर ही इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। सिमिलरली बिहार में, यूपी, एमपी और दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के प्रीलिम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं। बट मेंस के लिहाज से मेंटेनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान, पंजाब, बिहार, यूपी और गुजरात में मेंस में पिछले कई सालों में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मेंटेनेंस का प्रोविजन सोशल जस्टिस थ्योरी के तहत बनाया गया था, जो कि एक स्पीडी और इफेक्टिव रेमेडी को प्रोवाइड करता है। किसके खिलाफ? एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो कि सफिशिएंट है मेंटेन करने को, और फिर वो नेग्लेक्ट कर रहा है अपनी फैमिली को मेंटेन करने के लिए। मेंटेनेंस एक तरीके की फाइनेंशियल हेल्प है जो कि व्यक्ति को अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को और अपने पेरेंट्स को प्रोवाइड करनी होती है। सेक्शन 125 से लेके 128 तक हम ये जानेंगे कि मेंटेनेंस किसको दिया जाता है, कौन मेंटेनेंस दिया जाएगा, इसका प्रोसीजर क्या है, कौन से कोर्ट में इसकी एप्लीकेशन दायर होती है और इसका एनफोर्समेंट कैसे किया जाता है। सेक्शन 125 का क्लॉज 1 बात करता है कि कौन सा व्यक्ति मेंटेनेंस के लिए लायबल होगा। इसकी स्टार्टिंग इसी से होती है, द पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स हु नेग्लेक्ट्स एंड रिफ्यूजेस टू मेंटेन। उसके पास सफिशिएंट मीन्स है पर फिर भी वो मेंटेन नहीं कर रहा। किन को नहीं कर रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल वाइफ को नहीं कर रहा, चाइल्ड को नहीं कर रहा और अपने फादर एंड मदर को नहीं कर रहा। आइए पहले बात करते हैं वाइफ की, क्योंकि वाइफ से रिलेटेड ही ज्यादा कंट्रोवर्सीज होती है और कोर्ट केसेस भी वाइफ से रिलेटेड ही होते हैं। वाइफ का यहां मतलब है लीगली वेडेड वाइफ। इसका मतलब है कि अगर कोई शादी वॉइड एब इनिशियो है तो उसे एक वैलिड मैरिज नहीं माना जाएगा और वो वाइफ मेंटेनेंस के लिए हकदार नहीं होगी। यमुना भाई वर्सेस अंतराव केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वाइफ मीन्स ओनली लेजिटिमेट लीगली वेडेड वाइफ एंड देयरफॉर अ मैरिज प्रूव्ड इलीगल कैन नॉट गिव अ वाइफ एनी राइट टू गेट मेंटेनेंस। इसका मतलब है कि शादी जो है वो गवर्न किसके द्वारा की जाती है? पर्सनल लॉज के द्वारा की जाती है। अगर दो हिंदूज के बीच में शादी होगी तो वो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग होगी। सिमिलरली दो मुस्लिम्स के बीच की शादी होगी तो वो मुस्लिम लॉ के द्वारा गवर्न होगी। दो लोग जो कि डिफरेंट रिलीजन के हैं उनके बीच की शादी गवर्न होगी स्पेशल मैरिज एक्ट में। तो इन सभी में मेंटेनेंस तभी मिल पाएगा जब आपकी शादी पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग वैलिड होगी। सो अगर उनके बीच की शादी वैलिड है तो उस लेडी को वाइफ माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 125। फॉर एग्जाम्पल, हिंदू लॉ में प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स है, जैसे दो कजन्स के बीच में शादी नहीं हो सकती। तो अगर उनके बीच में ऐसी शादी हो जाती है तो वो वॉइड एब इनिशियो है और इसलिए मेंटेनेंस भी अलाउ नहीं होगा। बट इस सिचुएशन का फायदा उठाकर कई बार कोर्ट केसेस में ऐसा आता है कि ये शादी वैलिड नहीं थी और इसलिए हस्बैंड इज नॉट लायबल टू पे फॉर द मेंटेनेंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस सिचुएशन को क्लियर किया इन द केस ऑफ चंद मुइया वर्सेस वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा इन द ईयर 2010। उसमें यह कहा गया कि वाइफ जो कि एक टर्म है उसको ब्रॉड और एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन दिया जाएगा, और उसके अंदर अगर दो व्यक्ति साथ में रह रहे हैं, बहुत रीजनेबली लॉन्ग पीरियड में साथ में रह रहे हैं, तो स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज की रिक्वायरमेंट नहीं है मेंटेनेंस के लिए। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि मैन लीगल लूप होल ढूंढ के अपनी मेंटेनेंस की प्राइमरी ड्यूटी से शेड अवे नहीं कर सकता, उसे अपनी वाइफ को मेंटेन करना ही होगा। हिंदू मैरिज एक्ट में एक पेक्यूलियर सिचुएशन और है। हिंदू मैरिज एक्ट में फर्स्ट वाइफ लिविंग होते हुए दूसरी शादी करना वॉइड है, और अगर इससे सेकंड वाइफ को फुल नॉलेज है इस फैक्ट का तो उसे एंटाइटलमेंट नहीं माना जा सकता मेंटेनेंस के लिए। बट सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर हस्बैंड ने फर्स्ट मैरिज का फैक्ट कंसील किया है आपकी सेकंड वाइफ से, तब उसे मेंटेनेंस दिया जाएगा। ये डिसाइड हुआ था इन द केस ऑफ बादशाह वर्सेस उर्मिला बादशाह गोडसे एंड अनदर में। ये तो बात हुई लीगली वेडेड वाइफ जो कि हस्बैंड वाइफ अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ उनके बीच में और उनके बीच में मैट्रिमोनियल संबंध अभी तक है।
बट क्या होता है कि जब वाइफ को डिवोर्स मिल जाएगा तो इसके लिए 125 के एक्सप्लेनेशन बी में लिखा गया है वाइफ विल इंक्लूड अ डिवोर्स्ड वाइफ अंटिल शी गेट्स रीमैरिड। पुराने लॉ में सेक्शन 125 में डिवोर्स्ड वुमेन को मेंटेनेंस का हक नहीं था, बट नए लॉ में इसका एक्सप्लेनेशन जोड़ा गया और वाइफ के अंदर डिवोर्स्ड वाइफ को भी इंक्लूड किया गया। एक पेक्यूलियर सिचुएशन अराइज होती है मुस्लिम पर्सनल लॉज में। मुस्लिम पर्सनल लॉ ये कहता है कि एक मुस्लिम हस्बैंड की ये प्राइमरी ड्यूटी होती है टू मेंटेन हर वाइफ। सिचुएशन जब चेंज होती है जब डिवोर्स हो जाता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ ये कहता है कि हस्बैंड इज लायबल टू मेंटेन हर वाइफ कब तक, जब तक उसका इद्दत पीरियड कंप्लीट नहीं होता। अब इद्दत पीरियड इन द केस ऑफ डेथ 4 महीने और 10 दिन तक होता है, वेयर इन द केस ऑफ डिवोर्स वो इद्दत पीरियड होगा अगर वुमेन सब्जेक्ट टू मेंस्ट्रुएशन है तो 3 कोर्सेज और अगर नहीं है तो 3 लूनर मंथ्स तक। उस पीरियड का कॉन्सेप्ट ये है कि इस पीरियड में अगर हर हस्बैंड और वाइफ के बीच में रिकंसिलिएशन हो सकता है तो उस पीरियड के दरमियान हो जाएगा। सेकेंडली इससे ये भी पता चलता है कि चाइल्ड, अगर वो व्यक्ति प्रेग्नेंट है तो उसकी चाइल्ड की पेरेंटेज का भी पता चलता है। बट देन इस पॉइंट पे लेकर काफ़ी सारे केस लॉ डिसाइड हुए, द प्राइमरी बीइंग शाह बानो के, जिसमें बताया गया कि हस्बैंड इज लायबल फॉर द मेंटेनेंस। बट देन उसके बाद में मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट आया गया 1986 का, उसमें इस राइट को कर्टेल किया गया। बट फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में ये डिसाइड किया है कि हस्बैंड इद्दत पीरियड के बियॉन्ड भी लायबल होगा मेंटेनेंस के लिए। डेनियल लतीवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इस सिचुएशन को क्लियर किया गया था। उसमें कहा गया था कि मुस्लिम हस्बैंड भी सेक्शन 125 सीआरपीसी में लायबल होगा फॉर पेइंग मेंटेनेंस टू हिज वाइफ इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ इद्दत। इससे यह पता लगता है कि सेक्शन 125 एक सेक्युलर कॉन्सेप्ट है, इसका पर्सनल लॉज में अगर कोई मेंटेनेंस दिया जा रहा है उससे कोई रिलेशन नहीं है। सेक्शन 125 के अलावा भी बहुत सारे लॉज में वाइफ को मॉनेटरी रिलीफ दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में सेक्शन 12 और सेक्शन 20 बात करता है मॉनेटरी रिलीफ टू वाइफ को। बस सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सच ए मॉनेटरी रिलीफ, सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ जुवेरिया अब्दुल मजीद पाटनी वर्सेस आतिफ इकबाल मंसूरी 2014 में स्पेसिफिकली कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर जो मेंटेनेंस दिया गया है इज डिफरेंट फ्रॉम सेक्शन 125 सीआरपीसी। इन दोनों का रिलेशन नहीं है। मॉनेटरी रिलीफ सेक्शन 20 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में प्राइमरीली दिया जाता है टू मीट आउट द एक्सपेंसेस एंड फॉर द इंजरी कॉज टू द लेडी। ये बात हो गई कि किन सिचुएशंस में वाइफ को मेंटेनेंस दिया जाएगा। अब बात करते हैं किन सिचुएशंस में वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। सेक्शन 125 क्लॉज 4 बात करता है व्हेन द वाइफ शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू गेट द मेंटेनेंस। इसकी 3 सिचुएशंस हैं। अगर वाइफ एडल्ट्री में है, यानी वो दूसरे व्यक्ति के साथ भी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रही है, तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। सेकेंडली, अगर वो हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन, तो भी उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। और लास्टली, अगर वो दोनों म्यूचुअल कंसेंट से अलग अलग ले रहे हैं तो भी उनको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। इसी से जुड़ा हुआ है सेक्शन 125 क्लॉज 5, जो कि बात करता है कि अगर मेंटेनेंस का ऑर्डर दे दिया गया है तो उसे कैंसिल कैसे किया जा सकता है। इसकी भी तीनों वही सिचुएशंस है कि अगर वाइफ अडल्ट्री में जा चुकी है तो कैंसिलेशन हो जाएगा, अगर दोनों साथ नहीं रह रहे विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन तो नहीं होगा, और अगर दोनों साथ म्यूचुअल कंसेंट की वजह से नहीं रह रहे तो भी उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। सेक्शन 125 क्लॉज 5 के अलावा सेक्शन 127 क्लॉज 3 में भी कैंसिलेशन ऑफ मेंटेनेंस के प्रोविजंस है। 3 सिचुएशंस में एक डिवोर्स्ड वुमेन को दिया गया मेंटेनेंस कैंसिल हो सकता है। पहली सिचुएशन है रीमैरिज। अगर उस डिवोर्स्ड वुमेन की रीमैरिज हो जाती है तो उसे वो अमाउंट नहीं मिलेगा, वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड सिचुएशन है कि अगर पर्सनल लॉ में उस वुमेन को सारा का सारा मेंटेनेंस अमाउंट मिल चुका है तो भी वो मेंटेनेंस का अवार्ड कैंसिल हो जाएगा। इसमें एक पेक्यूलियर सिचुएशन है कि अगर वो सम सेक्शन 125 के ऑर्डर के पहले मिल गया था तो इसका कैंसिलेशन फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर से माना जाएगा,
और अगर उसके बाद हुआ था तब उस मेंटेनेंस जब एक्चुअली पे किया गया था उस दिन से उस ऑर्डर को कैंसिल माना जाएगा। और थर्ड सिचुएशन है अगर डिवोर्स्ड वुमन वॉलेंट्री सरेंडर हर राइट टू मेंटेनेंस, वो खुद अपने आप कह देती है कि मुझे मेंटेनेंस नहीं चाहिए, उस सिचुएशन में भी एंड मेंटेनेंस का ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। इससे रिलेटेड मेंस में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि किन सिचुएशंस में मेंटेनेंस ग्रांट नहीं होगी, तो उसके लिए सेक्शन 125 क्लॉज 4 होगा, और अगर ग्रांट हो जाती है तो किन सिचुएशंस में उसको कैंसिल किया जाएगा, तो इसके लिए दो प्रोविजंस लिखने जरूरी है। वेडेड वाइफ है तो सेक्शन 125 क्लॉज 5, और अगर डिवोर्स्ड वुमन है तो सेक्शन 127 क्लॉज 3, ये आपको लिखना होगा। सेकेंड कैटेगरी जिसको मेंटेनेंस दिया जाएगा वो है लेजिटिमेट और इललेजिटिमेट माइनर चाइल्ड, वेदर मैरिड और नॉट। अब माइनर कौन है ये डिसाइड करता है एक्सप्लेनेशन ए, जिसमें कहा गया है कि माइनर एज पर इंडियन मेजोरिटी एक्ट के तहत डिसाइड किया जाएगा। मेजोरिटी एक्ट में कहा गया है कि चाइल्ड वो है जो कि बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स है। तो अगर कोई माइनर चाइल्ड है तो उसको मेंटेन करने का प्राइमरी ड्यूटी उसके पेरेंट्स की ही होगी और उसको उसके लिए लायबल माना जाएगा। यहाँ इस बात को हाईलाइट करना जरूरी है कि वाइफ को मेंटेन करने की प्राइमरी ड्यूटी हस्बैंड की है और चाइल्ड को मेंटेन करने की फादर की। सो अगर माइनर वाइफ है तो उसको मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? इसके लिए सेक्शन 125 सब क्लॉज 1 का प्रोविजो है। इसके अकॉर्डिंग अगर माइनर चाइल्ड का हस्बैंड मेंटेन करने में असमर्थ है तो कोर्ट फादर को उसके लायबल ठहराएगा। चाइल्ड से रिलेटेड एक और कैटेगरी भी सेक्शन 125 में कहा गया है। इस कैटेगरी में अगर चाइल्ड मेजर है, वो 18 साल से ऊपर भी है, तो भी इन सिचुएशंस में उसकी जिम्मेदारी फादर की होगी। कब? अगर वो चाइल्ड फिजिकली और मेंटली एबनॉर्मल है या फिर किसी इंजरी की वजह से ही इज अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ, तो भी जिम्मेदारी फादर की ही होगी। जुडिशियल सर्विस एग्जाम में कभी कभी ये पूछा भी जाता है कि किन कैटेगरीज में चाइल्ड मेजर हो जाए तो भी उसे मेंटेन करने की जिम्मेदारी उसके फादर की होगी। तो उसका आंसर होगा ये 3 कैटेगरीज, फिजिकल, मेंटल एबनॉर्मल और लास्टली अगर कोई इंजरी हो जाती। आरजेएस में 1991 में ये सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था। वाइफ और चाइल्ड के बाद लास्ट कैटेगरी है फादर और मदर की। काफी बार देखा जाता है कि बच्चे बड़े होकर माँ बाप की जिम्मेदारी छोड़ देते हैं और इसलिए पेरेंट्स के लिए काफी आगे की लाइफ मुश्किल हो जाती है। इसके लिए भी सेक्शन 125 में रेमेडी प्रोवाइड की गई है। नॉर्मली देखा जाता है कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी बेटे की मानी जाती है, बट सेक्शन 125 ऐसा नहीं कहता। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि विजया मनोहर वर्सेस काशीराव केस में स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि बेटा और बेटी दोनों की जिम्मेदारी है टू मेंटेन देयर पेरेंट्स। अब यहाँ पर अगर डॉटर मैरिड भी है तो भी उसकी जिम्मेदारी होगी अपने माँ बाप को मेंटेन करने की। आइए बात करते हैं जुरिडिक्शन की। सेक्शन 125 ये कहता है कि ये मेंटेनेंस की एप्लीकेशन कौन से मजिस्ट्रेट के सामने दायर होगी, तो वो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है जिसके सामने एप्लीकेशन मेंटेनेंस की दायर हो सकती है। सेक्शन 126 क्लॉज 1 ये बताता है कि कौन से कोर्ट के सामने मेंटेनेंस की एप्लीकेशन दायर होगी। सबसे पहले इसका क्लॉज है कि जहां पे हस्बैंड है। सेकंड क्लॉज है जहां पे हस्बैंड या वाइफ रहते हैं, और लास्ट कैटेगरी है जहां पे व्यक्ति अपनी वाइफ के साथ, अपने चाइल्ड के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ रहता था लास्ट में। इन तीनों जगह ही मेंटेनेंस की एप्लीकेशन दायर हो सकती है। सेक्शन 126 ये भी प्रोवाइड करता है कि जो मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग है वो किस मैनर में चलेगी। सेक्शन 126 कहता है कि मेंटेनेंस प्रोसीडिंग चलेगी सेम एज इन द मैनर ऑफ अ समन्स केस। 2021 में आरजेएस के प्री में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। आइए अब बात करते हैं कि कितना मेंटेनेंस मिलता है, क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस। इससे भी रिलेटेड सेक्शन 125 में ये कहा गया है कि मेंटेनेंस मैजिस्ट्रेट के डिस्क्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है। 2001 के अमेंडमेंट से पहले यहाँ स्पेसिफिक अमाउंट 500 रुपये पर मंथ दी गई थी, और उसे 2001 में चेंज किया गया और उसे फिक्स्ड जो मंथली अलाउंस था उसे हटाया गया था।
अब कोर्ट किस तरह अपना डिस्क्रिशन लेगी, इसके लिए बहुत सारे केस लॉज है। एक केस है भगवान दत्त वर्सेस कमला देवी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा गया था कि क्राइटेरिया होगा द स्टेटस ऑफ द फैमिली और द सेपरेट इनकम ऑफ द वाइफ। अगर उसकी खुद की भी कोई इनकम है तो उसको भी टेकन इनटू अकाउंट लिया जाएगा जब मेंटेनेंस का अमाउंट तय की जाएगी। एक बार जो मेंटेनेंस अमाउंट तय हो गया तो क्या वो ऑर्डर हमेशा के लिए लागू रहेगा? जी नहीं, उसको गवर्न करता है सेक्शन 127। अगर ये प्रूफ कर दिया जाए कि कोई चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस हुआ है, तब सेक्शन 127 में कोर्ट उस मेंटेनेंस अवार्ड को ऑल्टर भी कर सकता है, कम या ज्यादा कर सकता है। अब बात आती है कि ये कौन से सर्कमस्टांसेस है जिसको कोर्ट को कंसिडर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केस लॉज में ये कहा गया है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस जैसे कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ गई है तो उस वजह से उस अमाउंट में मेंटेन करना मुश्किल है तो उसे ऑल्टर किया जाएगा। हस्बैंड की सर्विस पूरी हो गई है, वो रिटायर हो गया है, अब उसके पास कोई भी साधन नहीं है कि वो अपनी मेंटेनेंस अमाउंट वाइफ को दे सके, इसलिए भी उस मेंटेनेंस अमाउंट को ऑल्टर किया जाएगा। उसे कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई है जिसके कारण वो अब अर्न करने में सक्षम नहीं है तो भी मेंटेनेंस अवार्ड को ऑल्टर किया जाएगा। वाइफ की एक सेपरेट इनकम, एक अच्छी जॉब लग चुकी है, सफिशिएंट लग चुकी है जिसको वो खुद को मेंटेन कर सकती है, तो भी मेंटेनेंस का ऑर्डर ऑल्टर किया जा सकता है। अब मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग लंबी चलती है तो उस दरमियान एक इंटरिम मेंटेनेंस देने का प्रोविजन भी सेक्शन 125 में दिया गया है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दिस एप्लीकेशन कोर्ट अवार्ड करता है इंटरिम मेंटेनेंस इन द फेवर ऑफ वाइफ, चाइल्ड और पेरेंट्स को। ये प्रोविजन भी पहले नहीं था, 2001 के अमेंडमेंट में इसको जोड़ा गया था। और मेंस में कई बार सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटरिम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125। प्री में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कितने दिनों के अंदर अंदर इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को डिसाइड किया जाएगा। तो सेक्शन 125 कहता है कि विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन उस एप्लीकेशन को डिसाइड किया जाएगा और इंटरिम मेंटेनेंस की अमाउंट बताई जाएगी। लास्ट में आता है कि ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस को किस तरह कोर्ट एनफोर्स करेगी और कौन सी कोर्ट करेगी। अगर कोई आदमी सेक्शन 125 के ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस को नहीं मानता तो सेक्शन 125 क्लॉज 3 दिया गया है, उसमें यह कहा गया है कि उस व्यक्ति के खिलाफ वारंट इश्यू होगा और अगर फिर भी वो पेमेंट नहीं देता तो उसे 1 महीने की इम्प्रिजन भी हो सकती है, और अगर वो 1 महीने से पहले मेंटेनेंस दे देता है तो उसकी इम्प्रिजमेंट को खत्म कर दिया जाएगा। और किस मैजिस्ट्रेट के द्वारा ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस को एनफोर्स किया जाएगा? सेक्शन 128 बात करता है इसकी। वो कहता है कि मैजिस्ट्रेट जहां पे जिस पर्सन को मेंटेनेंस देना है वो पाया जाता है उस मैजिस्ट्रेट को इसको एनफोर्स करना है। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने मेंटेनेंस से रिलेटेड टॉपिक को समझा विद द हेल्प ऑफ सम केस लॉज। अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा उनका जवाब देने का। जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलते हैं। शुक्रिया।